गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन करिए। मैम जो आए नहीं उनसे बात करिए एक बार, ठीक है। और केशव और मनकीरत का वीडियो ऑफ रहेगा। तो बच्चों ऑलमोस्ट सब बच्चों का पेपर चेक हो चुके हैं। आप लोगों को मैंने सेंड भी कर दिया था। आपने शायद देख भी लिया हो अपना पेपर। तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर था। जिन मैं बताता हूँ हमारे यहाँ से टॉप स्कोरर्स कौन है, मैं एक बार बताता हूँ। और उनका पेपर आपको दिखाऊंगा भी अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो अक्षत मोंगा के 24.5 है, लेकिन इसका आधा नंबर कटेगा। अभी इसका आधा नंबर और कटेगा, तो इसके है 24 है अक्षत मोंगा के। इसके हाईएस्ट है। मैं अभी आपको उसका पेपर शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। उसके बाद है सेकंड हाईएस्ट है सुहाना के, जिनके 23 मार्क्स है, ठीक है। इनका भी पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा दो बच्चों के पेपर है। एक मतलब एक मानवी का पेपर है, इसमें उसके 22 है, थर्ड हाईएस्ट। एंड अहाना नेगी का पेपर है 22, अगेन थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या सर इनका बेस्ट पेपर था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो अक्षत का पेपर था उसमें दो ही है स्कोर 24, क्योंकि उसके पेपर में कंटेंट बहुत अच्छा था, आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी थी, और प्रेजेंटेशन मतलब बहुत सफिशिएंट, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन उससे अच्छा पेपर दिखाऊंगा। जैसे एक सुहाना का पेपर उससे बेटर है, जिसके हालांकि उसके कंटेंट की वजह से मार्क्स कट गया, उसने आइडेंटिफाई गलत किया या जो भी है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अक्षत से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो हम ही अभी मैं आपको पहले हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर जो भी हमारा था। फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग इसको कैसे आपको प्रेजेंट करना था। और उसके बाद मैं दो तीन बच्चों के पेपर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा यहीं पे, अभी उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हमारी एक टेक्निक रह गई है, उस टेक्निक को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। देखिए बहुत बच्चों ने कल होमवर्क नहीं सेंड किया, बहुत बच्चों ने कल होमवर्क नहीं सेंड किया। तो आज के बाद आज जो होमवर्क मिलेगा उसमें आपको लास्ट क्लास का भी सेंड करना है। एंड टुडे इज योर लास्ट वार्निंग कि मैं आपको क्लास में बिठा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीक से मैं आपको क्लासेस में नहीं बिठाऊंगा अनलेस यू सेंड योर होमवर्क। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। चलिए, अच्छा एक दो कल मैं पेपर चेक कल मैं होमवर्क कर रहा था, तो देखो जो बात मैंने स्पेसिफिकली बोली वो ही गलती बच्चों ने होमवर्क में की। मतलब एक दो बच्चों में ने की शायद ये जो डायग्राम बनाना था फंक्शनल फोरमैनशिप का, एक तो तनीश ने की थी और एक और बच्चे ने की थी। जो डायग्राम बनाना था फंक्शनल फोरमैनशिप का, मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जो हमारे होते हैं रिपेयर बॉस एक्सेट्रा, वो सिर्फ वहां तक बना देते हैं, उसके नीचे उसको कनेक्ट नहीं करते विद द वर्कर्स। कल ही बोली ये बात, और कल ही मेरे को जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा उसमें से दो बच्चों ने वो गलती करी। मतलब कैसे सुनते हैं, म्यूट करके सुनते हो क्या? मतलब म्यूट मतलब क्या, मेरे को बंद करके सुनते हो क्या? बिल्कुल ही चलो बोल रहा है बोलने दो, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो बात को। और यही फायदा होता है होमवर्क का। जब आप होमवर्क करते हो तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पता चल जाती है, और वो अगर आपने अभी ठीक कर ली तो फिर आपको लास्ट तक कभी भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आज वो ठीक नहीं हुई तो वो हमेशा ही आप उसको भूलोगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये पेपर कैसे करना था, ठीक है। आप लोगों के पास अगर पॉसिबल है तो अपना पेपर ओपन रखिएगा। मैं सारी डिस्कशन करूंगा, जिसके भी कोई भी डाउट हो मैं सारे डाउट्स लूंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पेपर था क्या। मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ पेपर। क्लियर है, दिख रहा है सबको? पेपर विजिबल है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? रितु इज अ मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। एट व्हाट लेवल एट व्हाट लेवल इज शी वर्किंग एंड व्हाट आर हर बेसिक फंक्शन? बच्चों इसमें बच्चों ने गलत, मतलब वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी लिखा है। तो इसका आंसर बताइए, सब बोलिए जिसको भी आता है, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? मिडिल लेवल मिडिल लेवल। मैनेजमेंट। तो कैसे पता किया, मतलब मेरे को कोई बताएगा हिंट क्या था कि इसका आंसर मिडिल लेवल है? वो आपको कैसे पता चला ये बताइए? किस किस वर्ड से पता चला? किस वर्ड से पता चला? मैनेजर ऑफ डिवीजन, मैनेजर नॉर्दर्न डिवीजन। नॉर्दर्न डिवीजन। एग्जैक्टली आपका कौन सा वर्ड है? आपका जो वो वर्ड है वो है आपका ये नॉर्दर्न डिवीजन। और आपको पता है कि मिडिल लेवल में कौन आते हैं? डिविजनल हेड्स जो होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। तो बेसिकली यहां से पता चला है कि ये मिडिल लेवल है। तो आपका आंसर किस तरीके से आपको करना था वो देखिए। आपको मैंने पहले भी बोला था कि बीच में लिखिए, शीट के बीच में लिखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। आपको लिखना था रितु इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड उसके बाद आपको लिखना था व्हाट कैन बी हर बेसिक फंक्शंस। तो मेरे को बताइए एक नंबर में अगर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द बेसिक फंक्शंस, तो आप क्या लिखोगे बता दीजिए? द बेसिक हर बेसिक responsible फंक्शन for इज टू कोऑर्डिनेट विद द implementing अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स, इंटरप्रेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, कुछ भी। तो आप एक आपको लिखना। क्लियर है? चलो
आगे चलते हैं, इसमें भी एक दो, ये नहीं है कि सबका ये सही है, कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी है। Okay, next question. Vaibhav is the government's limited target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of 150. तो देखिए, हाँ, हमें यहाँ पे 10,000 shirts बनानी है at a cost of rupees 150, ठीक है। अब देखिए, the production manager could achieve this target at the cost of rupees 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? अभी एक मिनट रुक जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता कुछ बच्चों के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतना कहने के बावजूद क्या गलती की जो मैंने बोली, और प्लस आपने उसमें नंबर भी यूज किए। मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए था इसका आंसर। इसमें आपको सिर्फ ये पूछा है कि क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, तो मेरे को बताइए क्या होना चाहिए था इसका आंसर, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए। Yes. यस, व्हाई इज ही Yes, इफेक्टिव, sir. बताइए क्यों है The इफेक्टिव, target is क्योंकि achieved रीजन on में देना time. है आपको, right रीजन भी task देना है आपको। complete. हाँ जी, क्यों He है वो इफेक्टिव। completed the right task हाँ, irrespective उसने of अपना the गोल cost. जो है वो अचीव कर लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चों ने ये लिखा, इसमें ना 3-4 तरीके के आंसर्स आए। कुछ ने लिखा यस इज इफेक्टिव, ठीक है। कुछ बच्चों ने रीजनिंग नहीं दी, वहां आधा नंबर कट गया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, इफेक्टिव भी लिखा, यस इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। चलो ठीक है, यहाँ पे भी मैंने नंबर नहीं काटे, लेकिन एक पता नहीं, एक बच्ची, एक शायद गर्ल थी, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, उसने क्या किया, वैभव गवर्नमेंट डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, तो उसने आंसर लिखा the production manager is effective but not efficient because he has exceeded the work target. अब मुझे आप ये बताइए, ये आपने रीजनिंग किसकी दी है, एफिशिएंसी की दी है या इफेक्टिवनेस की दी है, बताइए। ये किसने किया ये गलती, मैंने उसकी में लिखा भी है, मैंने उसके पेपर में लिखा भी है कि यू आर आस्क्ड टू राइट व्हाई ही इज नॉट इफेक्टिव या व्हाई इज इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट, किसने की ये गलती। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपसे इफेक्टिव पूछो तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, आपका आंसर होना चाहिए द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज अचीव्ड द वर्क ऑन टाइम, खत्म काम, इतना सा। तो आप जिस बच्चे ने इफेक्टिव से एफिशिएंट लिख दिया है उसका नंबर नहीं काटे, लेकिन जिस बच्चे ने एफिशिएंट की रीजनिंग दे दी है और इफेक्टिव की नहीं दी है, ऑब्वियसली उसके नंबर कटे हैं। तो आप तो गए चले थे सेवा करने और आगे गालियां खा के, तो ऐसे काम मत करिए, ठीक है। तो चलिए, और जिसने रीजनिंग नहीं दी है इफेक्टिव की, उसका आधा नंबर कटा। ओके, थर्ड पे चलते हैं। Gold Land Private Limited is a wheat producing company. Daily 5,000 bags of wheat were to be produced. In comparison to the previous year, this year there has been less number of bags produced on daily basis. The number of around 4,500, मतलब 5,000 होने चाहिए थे, अब 4,500 प्रोड्यूस हुए हैं, जहाँ पे टारगेट 5,000 है। The companies however been able to reduce the cost involved in comparison to last year. Okay, and packaging वगैरह भी improve हुई, quality भी और improve हुई। Identify the concept of ignored here. वैसे तो बच्चों ने सही लिखा है, कुछ एक बच्चे ने मैनेजमेंट ही लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया, द कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड हियर इज मैनेजमेंट। अरे क्वेश्चन तो रीड करो, क्या क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट ही पढ़े हमने, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, बताइए क्या आंसर है इसका, बताइए क्या आंसर है, Effectiveness. इफेक्टिवनेस। द कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिवनेस as it is not able to produce the target of 5,000 units। खत्म, ये था आंसर 1 मार्क का। क्लियर है, ओके। अब आते हैं आशुतोष गोइंका was working in X Limited company manufacturing air purifiers। इस पे हमें ये नहीं बताया कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है। He found that the profits have started declining from the last year. Profit has an implication for the survival, so he analyzed the business environment to find out the reasons for the decline। अब पहले तो देखिए बच्चों, इस पर कहीं नहीं लिखा कि आशुतोष जी कहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हिंट जरूर है। तो मानवी बताओगे कि आपका आंसर क्या है और आपको कैसे वो आइडेंटिफाई हुआ, बताइए मानवी बताओ। सर मेरा आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल पे वो वेलफेयर एंड सर्वाइवल का ध्यान रखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला है मानवी ने, यही था इसका हिंट भी, जहाँ पे वो लिखा है वो बेसिकली ही इज वरीड अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट बीइंग डिक्लाइनिंग। तो याद करिए फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल टू एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसका आंसर टॉप लेवल है। कुछ महारथी बच्चे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं नाम नहीं याद है, बट खुद ही उनको पता होगा, किसी बच्चों ने लोअर लेवल पे लिख दिया। भाई लोअर लेवल वाले को बिल्कुल चिंता नहीं है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं नहीं, आपकी कंपनी डूब रही है नहीं, लोअर लेवल कहां से हो जाएगा। तो इसका आंसर था आशुतोष गोइंका, सॉरी आशुतोष गोइंका इज वर्किंग एट टॉप लेवल, पहले पार्ट का। और सेकंड का होना चाहिए था कोई भी 3 फंक्शन, सब यही लिख देते, सर्वाइवल एंड दिस थिंग, उसके बाद कोऑपरेटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग, जो भी थे हमारे फैट काउ वाला जो भी था वो आपको लिखना था। अब इसमें देखो बच्चों,
आप इसमें सिर्फ हेडिंग्स भी लिख देते तब भी चल जाता, अगर एक आध लाइन थोड़ी लिख भी देते तब भी चल जाता। बट आपके मन में अब ये डाउट आ रहा होगा कि सर आधे नंबर में हम इतना क्यों लिखे, तो उसका आंसर मैं अभी आपको आगे देता हूँ। ये जो आप बोलोगे ना सर इतने कम मार्क्स के लिए हम इतना क्यों लिखे, तो उसका आंसर मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन तक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को मतलब बच्चों का ठीक जरूर था, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत गलत थी, बहुत बेकार थी, और दूसरा इसमें गलत भी बहुत था बच्चों का। तो आइए जरूर एक बार देखते हैं पूरा क्वेश्चन। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वाटर हीटर्स। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट। जैसे अक्षत को मैंने मार्क्स दिए हैं क्योंकि उसका कंटेंट ठीक है, बट उसकी प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब उसकी प्रेजेंटेशन ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन और बेटर कैसे हो सकती है वो बताता हूँ। Sorry. To increase the revenue, the company analyzed the reasons behind the less revenues. After analyzing, the company decided कि वो they will reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor is available at a very low cost, and secondly to start manufacturing solar water heater. तो इसमें मैक्सिमम बच्चों ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया, जो कि गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है या और भी कोई ऑब्जेक्टिव है? पहले तो आप मुझे इस चीज का आंसर दीजिए। क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है या आपके हिसाब से और किसी ऑब्जेक्टिव की भी बात हो रही है? बताइए बताइए। सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल की भी हो रही All है। objective. ऑर्गेनाइजेशनल में एक अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल का कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ये कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजेशनल के कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी तीन होते हैं ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो उसमें कौन सी किसकी बात हो रही है ज्यादातर? सर्वाइवल, यस और नो? क्योंकि इसमें लिखा है ना द रेवेन्यू वर इनफ टू कवर द कॉस्ट, तो इसकी बात हो रही है। और थोड़ी प्रॉफिट की बात हो रही है क्योंकि उसने आगे रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की। अब इसका प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से कैसे होनी चाहिए थी वो यहाँ देखिए। इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी इस तरीके से। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना था, यहाँ पे आप लिखते हैं आंसर नंबर 5, और उसके बाद आप एक बनाते हैं टेबल। ठीक है, 2 कॉलम की टेबल बनाएंगे हम, और यहां पे आप लिखते, बेटा कहीं इसको कॉपी कर लीजिए चीज को, लाइंस कोटेड। अच्छा यहां लिख दे, यहां पहले लिखते द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन आर एज। बहुत ही कम बच्चों ने ऐसे किया है, जिसने किया है मैं उसका पेपर भी दिखाऊंगा आपको। डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन आर एज फॉलोज। चलो, तो आपने यहाँ पे लिखा सबसे पहले लाइन कोटेड, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई। अब क्या है कि इसके आगे भी मैं कॉलम बना सकता था डिटेल में, लेकिन बात क्या है कि इसकी जो डिटेल लिखूंगा मैं ज्यादा लिखूंगा, तो इट्स नॉट बेटर कि आप टेबल पे लिखो। तो सबसे पहले आपने लाइन जो कोड करनी है वो आपने कोड की है, एक ये वाली। कौन सी वाली? यहां से इन द फर्स्ट ईयर से लेके, इन द फर्स्ट ईयर से लेके यहाँ पे रेवेन्यूज तक, ये रेवेन्यूज तक ये लाइन कोड की। अब आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, और लास्टली आपने लिख दिया रेवेन्यूज। तो अब यहाँ पे लिख के आओगे, ये लाइन आपने कोड की यहाँ पे इन द से लेके रेवेन्यूज तक, और यहाँ पे आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और अगर आप चाहो और होना भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें आगे आपने लाइन खींच दी सर्वाइवल। ठीक है, और प्रॉफिट भी लिख सकते थे आप, क्योंकि प्रॉफिट की भी बात हो रही है उसमें। अब आगे, अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड आपने लाइन कोड करनी है कौन सी वाली? ये वाली। यहाँ से टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग से, ये ना टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्लोली तक यहाँ तक, तो आपने लिखा टू स्टार्ट, और ऐसे डॉट 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 लगा के स्लोली तक लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा सोशल। अब आपको क्या लिखना था? कुछ बच्चों ने यहीं पे छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना था इन डिटेल्स, और आपको उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव लिख के आना था, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ लिख के आना था, और उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव लिख के आना था। इसके बाद आपको पूरे नंबर मिलते। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि सर सिर्फ 2 नंबर के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तो बच्चों एक चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए कि यहां जब आप यहाँ पे हम जानबूझ के आपको नंबर कम पे ज्यादा कंटेंट लिखवाना चाहते हैं। देखिए बच्चों, जो पेपर आप यहाँ पे 1 घंटे में करते हो, यहाँ पे मतलब अपने घर के कंफर्ट में
या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंफर्ट में जो 1 घंटे में करते हो, वो आप बोर्ड्स के सेंटर में बैठ के उसको उसी पेपर को करने में आपको सवा डेढ़ घंटा लग सकता है, क्योंकि वहां पे मेंटल आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो मेरी एक बात को ध्यान रखना, आज बता रहा हूँ और साल में पूरे साल तक आप इस चीज को फॉलो करेंगे। मेरे इस क्वेश्चन पेपर्स में आप मार्क्स देख के नहीं लिखो, आप कंटेंट अपना पूरा लिख के आओगे, क्योंकि मैं आपकी राइटिंग स्पीड डेवलप करना चाहता हूँ। मेरे पेपर्स लेंथी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनको कवर कर पाए तभी आप पेपर जो बोर्ड्स का होगा वो 3 घंटे में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। समझिए मेरी बात को। तो जितना हो, जैसे अब आपका ये क्वेश्चन था, आप इसको अटेम्प्ट करिए कि जितना आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में लगता है सही मुझे लिखना चाहिए वो लिखिए, और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखिए। ये नहीं कि दो नंबर का क्वेश्चन है, चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं। इस बात को नोट, ठीक है। मैंने 1 घंटे का पेपर बनाया है, जो एक्चुअली में पेपर सवा डेढ़ घंटे का होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पेपर को 1 घंटे में कर पाए, तभी आप वहां पे बोर्ड में अपना 3 घंटे का पेपर कर पाओगे। तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है। तो इसका कंटेंट भी लिखना था, कुछ बच्चों ने लिखा भी है, कुछ बच्चों ने पूरा अच्छे से किया है। तो आपको इसकी डिटेल भी लिखनी थी, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना था। अब आप खुद बताइए, मेरे ख्याल से 28-27 स्टूडेंट्स अभी इस बैच में है, कि कितने बच्चों ने इस तरीके से प्रेजेंटेशन की? सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने ऐसे पूरी प्रेजेंटेशन इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक बार प्रेजेंटेशन दिखा मैं दीजिए। आपको ये देखिए, लिख लीजिए, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पहले आपने टेबल बनाई, उसके बाद जो आपने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनाइजेशनल, वो नीचे डिटेल में लिखा, और सोशल लिखा वो डिटेल में लिखा। हाँ, वहां पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो कि सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कितना लिखना चाहिए मुझे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में मुझे कितना लिखना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन आपकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XYZ लिमिटेड इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। अगेन इस क्वेश्चन में बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से एक बच्चे ने ही बनाई है, टेबुलर फॉर्मेट में किया है। काफी बच्चों का सही था, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट में बहुत ही कम बच्चे, मतलब मेरे ख्याल से 1 या 2 बच्चों ने किया है। अब इसमें एक गलती भी हो रही है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ देखिएगा, XYZ Limited is a management oriented company. Time and again, all the employees learn from their senior ways of dealing with the diverse situation. हमें इसको importance को identify करना है। They have provided training whenever required. They are also given incentive, both financial and non-financial. The result is employees see their development. पहले तो बच्चों, ये जो 4 लाइनें हैं ना, इसको बहुत बच्चों ने गलत इंटरप्रेट किया। मतलब इसमें ना मिक्स्ड आंसर्स आए। इसका करेक्ट आंसर है हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसका एक और आंसर आया। वो आंसर क्या आया? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बच्चों, नो डाउट कि इसमें काफी चीजें एफिशिएंसी बढ़ाने की तरफ भी इंडिकेट करी है, जैसे कि ये दे लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स, दे हैव प्रोवाइडेड ट्रेनिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ऑल दिस मींस कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन एक बात देखिए, अगर पूरा पैराग्राफ को पढ़ा जाए तो हो क्या रहा है कि एक कंपनी में जो सीनियर्स है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि वो उनकी अचीव डेवलपमेंट हो रही है, वो अपने पर्सनली अपना डेवलपमेंट देखते हैं। तो बेटा, ये चारों लाइनों को अगर हम कंबाइन देखें तो बेसिकली ये इंडिकेट कहाँ पे करे? इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये कब होता है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी? अगर कोई ऐसा वर्ड होता कि बेटर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से कंपनी की जो है एफिशिएंसी बढ़ी, कुछ इस तरीके की लाइनें होती तो वो होता। देखो, अगर एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होगी तब भी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी यहाँ पे कोलैटरल चीज है, एफिशिएंसी बढ़ना मेन पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बातें एम्प्लॉइज के लिए की गई है। इसलिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जिस बच्चे ने इन लाइंस को कोट करके इंक्रीजेस एफिशिएंसी लिखा है, क्या उनको समझ आ गया? और अगर अभी भी उनके मन में कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। एफिशिएंसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 4 लाइनें पढ़ो तो मैक्सिमम किस तरफ इंडिकेशन हो रहा है? एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये लाइन बहुत बच्चों ने गलत कोट की है। तो ये एक तो ये गलती थी। दूसरी, पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पांसिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सा हो गया? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये तो लाइन सबकी ऑलमोस्ट सही थी कि अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। And next, the training modules are superb, and the employees always try to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing training in technology environment. This is help the organization to adjust frequently. तो ये कौन सा हो गया? Helps in creating dynamic organization. समझ में आ गए? अब देखो बच्चों, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि जब आपको क्वेश्चन में ये ना लिखा हो ना कि कितनी इंपॉर्टेंस लिख के आनी है,
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ ये लिखा है और ये नहीं लिखा कि कितने फीचर्स लिख के आने हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जितने मार्क्स उतने फीचर्स, जितने मार्क्स उतनी इंपॉर्टेंस। तो इसमें कहीं नहीं लिखा था कितनी इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 तो मिनिमम करनी ही करनी है। और अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए थी वो यहाँ देखिए। इसकी प्रेजेंटेशन आपको करनी चाहिए थी आंसर नंबर 6 और मेरे ख्याल से एक बच्चे ने इस तरीके से की होगी। अगेन आपको यहाँ लिखना चाहिए था द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन द क्वेश्चन आर एज फॉलोज। देखो बच्चों ये आपका ना फर्स्ट पेपर है तो इसको ना प्लीज आप नोट डाउन कर लो इस प्रेजेंटेशन को, अगली बार आपकी गलती नहीं होगी। द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज इन द क्वेश्चन आर एज फॉलोज। अगेन आपने फिर एक टेबल बनाई 2 कॉलम्स की, अभी हम फिर अगेन 2 कॉलम्स का बनाएंगे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो तीसरा कॉलम अगर बनाओगे ना एक्सप्लेनेशन का तो वो तीसरा कॉलम ना बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 2 कॉलम की बनाओ और एक्सप्लेनेशन हमेशा आउट ऑफ द टेबल लिखो। ठीक है, तो पहला जो था वो आपने पहला लिखा हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैं लाइंस आपको बता ही दी है, मैंने यहाँ लाइन नहीं लिख रहा, आपको मैंने बता ही दी है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। दूसरे थे हमारे हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लाइंस आपको फिर से बता दूंगा, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आपने जो आंसर शीट आपके पास है उसमें आप लिख लीजिए इस प्रेजेंटेशन को। एंड तीसरा था हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं लाइंस बता देता हूँ एक बार आपको फिर से। तो आपकी लाइन है, पहले वाली की जो लाइन है वो है इन द सॉरी ये यहाँ से टाइम एंड अगेन all the employees learn from their seniors, they are also provided training, they are also given incentives and the result is employees see their development in the organization। बेटा दिख रहा है ना पेपर, स्क्रीन पे दिख रहा है ना पेपर, पेपर नहीं दिख रहा? नो सर। अरे बताओ ना यार पेपर। अब दिखा? ठीक है, अब लिख लीजिए ये वाली, यहां से लेके टाइम एंड अगेन से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक। नेक्स्ट जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन से लेके ट्राइज टू बिहेव से लेके इट हैज अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट। एंड लास्टली आपका हो जाएगा यहां से द ट्रेनिंग मॉड्यूल से लेके गुड मैनर। अब दिख रहा है हार्दिक, सही है, क्लियर है? ओके लिख लिया। उसके बाद आपको जो उसके बाद आपको डिटेल में भी लिखना है तो तीनों को आप एक एक हेडिंग लिख के उसके बारे में एक एक लाइन, ज्यादा मत लिखिएगा, एक एक लाइन आप लिख लीजिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बच्चों उसके बाद मैंने आपको इतनी बार बोला था कि पेपर में आपके 1 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन तो चलो आपने मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन तो चलो एक पेज पे लिख लिए, उस पर 3 नंबर के भी आपके नेक्स्ट पेज से होने चाहिए। चलो मैं समझता हूँ कि 3 नंबर की भी आपने लिख दिए, एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तो नेक्स्ट पेज से शुरू करो ना, तो किसी ने ये किया। और चलो आते हैं प्रोफेशन का क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 6 में इट हैज अ वेरी गुड इमेज इन मार्केट, हाँ तो इसका अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स नहीं हो सकता? नहीं हो सकता मैं बेटा, क्योंकि ये कहीं गोल नहीं है ना, कहीं ये नहीं लिखा कि उसका गोल था टू मेक अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट। ठीक है, ये कोई गोल थोड़ी ना ऑर्गेनाइजेशन कि उसको अपनी एक इमेज अच्छी बनानी है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो क्या बनाना। जैसे मान लीजिए ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो इसका ये गोल थोड़ी ना है कि इसको अपनी इमेज अच्छी बनानी है मार्केट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जेक्टिव क्या है वो कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा एक बात बताओ, प्रोफेशन की स्पेलिंग क्या होती है? कौन बताएगा? तनिषा आप बताना प्रोफेशन की क्या स्पेलिंग होती है? PROFESSION। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा
पेपर के मतलब पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है प्रोफेशन कि ये है एक्सप्लेन द प्रोफेशन, उसके बाद भी गलत करे तो उसको नंबर मिलने चाहिए? बताइए। तो ये कौन है भाई साहब जिसने प्रोफेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है? देखो मैं यहाँ पब्लिकली नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्लीज बच्चे इतना दिमाग तो लगा ले कि भैया प्रोफेशन सामने है, बिजनेस। मेरे को तो सबसे ज्यादा तो मतलब अजीब लगता, मतलब बड़ा बुरा लगता है कि बच्चे बिजनेस स्टडीज के पेपर में बिजनेस की स्पेलिंग गलत लिखाते हैं आज तक। ठीक है, तो ये गलती मत करिए क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी प्रोफेशन की स्पेलिंग ही गलत हो गई तो वो जो आपका सारा आगे की इमेज है वो खत्म हो। ठीक है, तो प्लीज ऐसी जो चीजें है प्रोफेशन, आपको अपने ऊपर भरोसा मत रखो। हो सकता है आपको याद ना आती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कोऑर्डिनेशन, इनकी स्पेलिंग्स आपको पेपर में ही मिल जाएगी यार, तो वहां से इनकी गलती ऐसे एटलीस्ट इनकी गलती मत क्या करो। अब देखिए इस पेपर, अच्छा पहले तो मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स क्या हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद भी कॉमन मिस्टेक्स ये हुई है कि कुछ बच्चों ने सोचा कि सर तो ना पी के पेपर चेक कर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रीजन है। बड़ा अच्छा पेपर क्वेश्चन स्टार्ट किया, प्रोफेशन की डेफिनेशन भी लिखी, प्रोफेशन का फ्लो चार्ट भी बनाया, फिर एक पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट लिखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और दो पैराग्राफ भी बनाए। पहला पैराग्राफ पॉइंट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पैराग्राफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरे पे आए, ये भी सही किया। फिर तीसरे पे आते आते समझ आ गया कि सर अब तो सर को चढ़ गई होगी, अब सर रीड नहीं करेंगे। तो उसके बाद बच्चों ने वही गलतियां शुरू कर दी जो मैंने बोली थी। क्या? सिर्फ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिर्फ हेडिंग ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दो पॉइंट तो ठीक है। भैया मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ, एक एक वर्ड, ठीक है? तो ऐसे बचने की कोशिश नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, होमवर्क जब भेजते हो तब इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ। तो जिन बच्चों ने ये गलतियां की है ना कि एक पॉइंट पे सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, या सिर्फ प्रोफेशन, या सिर्फ प्रोफेशन लिख दिया, ये जो गलती है गलत है। आप प्रेजेंटेशन चाहे कोई भी फॉलो करते, क्योंकि पहले पांचों प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते, फिर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते, या दोनों ही साथ साथ करते, लेकिन आपको दोनों के पॉइंट से लिखना था, पहली गलती। दूसरी गलती बच्चों, जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो हवा में मत छोड़ा करो, तो या तो बनाओ या नहीं बनाओ। अगर बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, अगर नहीं बना रहे तो मत बनाओ। अगर बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बनाओ, ठीक है? तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से बनाओ। और एक बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की थी, जबकि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, फ्लो चार्ट हम क्यों बनवाते हैं कि जो हमारा एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ना पढ़े, आगे आंसर ना पढ़े और यहीं पर मार्क्स दे दे। अगर आपने पूरा आंसर लिख लिया उसके बाद फ्लो चार्ट की कोई रेलेवेंस नहीं है, एंड में बनाने की कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बच्चे ने एंड में बनाया था, उसको कोई उसका मतलब वो टाइम वेस्ट है। तो ऐसी गलती मत करिए कि एंड में बनाओ, या तो बनाओ या मत बनाओ, और बनाओ तो शुरू में बनाओ। अब इसका आंसर कैसे होना चाहिए था वो देखिए बच्चों, इसका आंसर मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से करता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना था आंसर नंबर 6, ठीक है? उसके बाद आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखनी थी, जो कि होती है PROFESSION इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशनल आर्ट एंड साइंस के क्वेश्चन में आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, और आपने एक अच्छा अच्छा खासा डब्बा बनाना है। या तो अच्छे से फ्लो चार्ट बनाइए या फिर क्लाउड्स बना दीजिए। अगर आपको डब्बे नहीं बनाने तो क्लाउड्स बना दीजिए। देखिए ऐसे नहीं कि आपने हवा में ही बस नाम लिख के छोड़ दिया। आपने ये बनाया, आपने यहाँ पे पांचों लिखे, फिर आपने लिखा नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल, नाउ मैं पूरा नहीं लिखा, नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल दीज फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ये आपने लिखा। और उसके बाद आप आ जाइए, आपने पहला पॉइंट लिखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपने पहला पॉइंट लिखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है? मैंने आपको इतनी बार बोला था, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपको मैंने बताई थी इसकी, आप इस लाइन को यहाँ से छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ पे आपने पहला पैराग्राफ शुरू किया और आपने 3 लाइनें लिखनी है मैनेजमेंट के, सॉरी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आपको 3 लाइनें लिखनी है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इसमें लंबा चौड़ी याद करने की चीज है? और बच्चों एक बात सुनिए, देखो पता है कोविड चल रहा है, बहुत बच्चों की बड़ी, हाँ फाइनेंशियली भी बच्चे बड़े आजकल वो हो गए हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पेपर बचाने की कोशिश मत करो। लाइन छोड़ो, लाइनें छोड़ो बीच बीच में। कुछ बच्चों ने तो ऐसा किया है बस इसके अंदर ही सब कुछ इसके अंदर ही घुसा दो। भैया क्या बेकार की बातें कर रहे हो, लाइन छोड़ के नीट नीट लिखो, मैं भी पेपर दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो आपने ये किया, फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है सर्विस मोटिव, और फिर आपने सर्विस मोटिव के बारे में लिखना है 2 पैराग्राफ, ये लाइन छोड़ देनी है आपको, ये छोड़ दी। फिर आपने पहला पैराग्राफ लिखा प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये होने के बाद कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन लास्ट में बच्चों ने नहीं लिखा, और इस क्वेश्चन में मुझे कंटेंट बहुत बच्चों का वीक लगा।
मुझे कंटेंट में कमी लगी, तो बच्चों दो चीजें हो सकती है, या तो आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आए, या आपको लिखने का मन नहीं किया, बस आपने काम चोरी की। तो अगर तो आपको काम चोरी की है तो बच्चों वो अगली बार, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को प्लीज बताइए, आप मेरे को अलग से बोलोगे, मैं आपको अलग से 1-to-1 क्लास दे दूंगा, सिर्फ आपको प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो ये आप मेरे को बताइएगा कि अगर आपको कंटेंट याद नहीं है तो आप मुझे एक बार बस बता दीजिए, सही एक बार फिर से करा दो, मैं ये तीनों क्वेश्चन रटवा दूंगा आपको, 1 घंटे की क्लास लूंगा, सिर्फ आपकी रटवा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको आता था और आपने सिर्फ ऐसे ही काम, मतलब यही कि सर तो पी के चेक करते हैं, तो वो गलती अगली बार से मत करना। समझ में आ गया? किसी को कॉपी करना कर लो, बट ये सेम था जैसे मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है, अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप करो। गलतियां बता दी मैंने जो बच्चों ने की है। अच्छा, बच्चों ने जैसे मैंने बताया यहाँ बॉक्सेस नहीं बनाए, तो प्लीज बॉक्सेस बनाइए। अगर आप बॉक्सेस नहीं बनाना चाहते तो सिंपल होता है, क्लाउड बना दीजिए, बट बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, वरना मत बनाओ। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़े, इस पर ज्यादा कुछ था नहीं, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, मैनेजमेंट की वो बतानी है, कोऑर्डिनेट सॉरी फीचर्स बताने हैं कोऑर्डिनेशन के। बच्चों एक बात बताना, हाथ रेस करेंगे, कितने बच्चों ने मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में और कोऑर्डिनेशन वाले क्वेश्चन में दोनों की डेफिनेशंस लिखी है, मतलब मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की और कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखी है। कोई बच्चा अपने पेपर चेक करके बताओ, चेक करके अपने पेपर चेक करके बताओ कितने बच्चों ने। झूठ मत बोलना, मेरे पास भी है। चलिए, तो हाँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट बस, हो गया और है, ठीक है। तो 28 स्टूडेंट्स में से 3 4 5, हाँ 10 बच्चों ने, सिर्फ 10 या 11 बच्चों ने ये किया है, दोनों डेफिनेशंस आपने लिख, मतलब मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन। तो क्यों नहीं की? पहली क्लास याद है ना, इंट्रोडक्टरी बताया था दोनों की डेफिनेशन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट रुक जाओ। अब वो बच्चे अपने हैंड रेज करना जिन्होंने ये दोनों प्लस फ्लो चार्ट, देखना कम हो जाएगा आपको, देखना जिसने फ्लो चार्ट भी बनाया है। अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो नीचे हो जाओ, देखो एक कम हो गया। तो आप लोगों ने बनाया, देखो वही जिन्होंने हेडिंग लिखी है उन्होंने फ्लो चार्ट भी। तो इसका आंसर, चलो ओके वेरी गुड, तो आपके नंबर भी आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, आपके ज्यादा ही है। प्रेजेंटेशन बताया तो किस तरीके से करनी थी दोनों की, और उसके बाद मैं आपको फिर मैं उसके बाद आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा पूरे पेपर में। मैंने जो ऑलमोस्ट कोई भी बच्चा नहीं था जिसके पेपर में वो ना लिखा हो, वो बताऊंगा गलती एक वो, और उसके बाद पेपर्स दिखाऊंगा। चलो, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी थी वो बता देता हूँ, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे आपको लिखना था आंसर नंबर जो भी था, मेरे ख्याल से 8 था, आंसर टू क्वेश्चन 8। फिर आपका मैनेजमेंट था, तो आपको यहाँ पे लिखना था मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस डेफिनेशन को बॉक्स में लिखता। ये जस्ट एक टिप है, ये अगर आप फॉलो करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। उसके बाद मैं यहाँ लिखता फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये फ्लो चार्ट बना के आता। अब मैं अलग तरीके का फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मैंने ऐसे बना दिया। पहले मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा था, वर्टिकल बना रहा था, कैसे भी आप बना सकते हैं। बच्चों एक चीज गलती, पहला टाइम सेविंग टिप, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपको से कुछ नहीं पूछा गया कितने लिखने, तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, तो फ्लो चार्ट में भी 5 बनाओ। फ्लो चार्ट में भी 7 बनाने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट में भी 5 पॉइंट बनाइए। तो यहाँ पे आपने पहला बॉक्स बनाया, जो भी आपको लिखने हैं। मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल मत लिखना, मेरे कहने के बावजूद कुछ बच्चों ने मल्टी डायमेंशनल लिखा और उसमें कंटेंट कम लिखा, तो आपको नंबर भी कम मिले। तो आपने 5 पॉइंट बनाए, आपने इसके नीचे अंदर अपने परवेसिव इंटेंजिबल ये लिख लिया अपने अच्छे से, और यहाँ पे आप आ गए इन डिटेल्स। अच्छा एक और बात, अगर आप डिटेल्स में 7 पॉइंट लिख रहे हो, तो आपका अगर 5वां पॉइंट गलत है लेकिन छठा और 7वां ठीक है, तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 5 तक ही चेक होएगा, छठा 7वां तो चेक ही नहीं होएगा आपका। तो 5 पॉइंट ठीक लिखने हैं आपको, छठे 7वें की कोई वैल्यू नहीं है, ना फ्लो चार्ट में ना डिटेल्स। चाहे आप फ्लो चार्ट में बच्चे बना लेते हैं, वो उस गलत भी नहीं है, लेकिन डिटेल में तो इट इज जस्ट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ये लिखा आपने। उसके बाद आपने पहला पॉइंट लिखा, जैसे मान लीजिए परवेसिव, परवेसिव लिखा है लीव दिस लाइन, लीव दिस लाइन, और यहां से फिर आप 2 या 3 लाइनें लिखोगे, 2 या 3 लाइनें। देखो इस पेपर में मैंने मिक्सचर दिया था, मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन भी दिए थे, मैंने आइडेंटिफिकेशन भी दिया था, और मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया था। एंड जैसे मैंने सोचा था डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ठीक नहीं थे,
तो इस तरीके से लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी है, यहाँ से लाइन छोड़ी, फिर आपने आगे चले इंटेंजिबल लिखा और अगेन यही फॉलो किया, लीव अ लाइन, फिर एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, ऐसे। और पांचों पॉइंट लिखने के बाद आपको कंक्लूजन लिखनी थी। कंक्लूजन, अब चलो एक मिनट, अब अगर करें तो अब वो बच्चे सिर्फ हाथ उठाए जिन्होंने डेफिनेशन, फ्लो चार्ट और रुक जाओ, कंक्लूजन एंड अंडरलाइनिंग भी की थी। अब बताओ, सिर्फ 3 और नहीं, देखो जहां 11 हाथ थे 10 हो गए और अब 3 बचे। तो ये देखो, ये 4 चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए, आपके एक क्वेश्चन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। फिर कोऑर्डिनेशन भी सेम, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखनी थी, फ्लो चार्ट बनाना था एंड कोऑर्डिनेशन के उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी थी टीचर्स की, ठीक है, समझ में आ गया कोई। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम बच्चों में, मतलब मैक्सिमम मतलब शायद ऑलमोस्ट सब में ही एक चीज मैंने ऊपर लिखी है, पेपर में लिखी है, और वो ये लिखा है अंडरलाइन हेडिंग्स एंड की टर्म्स। बच्चे हेडिंग्स कर देती है, की टर्म्स बहुत, मतलब किसी ने भी नहीं की, की टर्म्स भी अंडरलाइन करी है, पहली गलती। जो दूसरी गलती हो रही है कि हर आंसर को नए पेज से स्टार्ट करिए, वो गलती। और दो बच्चों के पेपर में, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद एक मलिका और एक और स्टूडेंट है, उनके पेपर में मैंने स्पेसिफिकली लिखा है प्लीज कॉल मी टू डिस्कस, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीजें जो मैं ऐसा सबको नहीं, मतलब सबके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो उनके लिए है, वो मेरे को मतलब मेरे को कॉल करके पूछेंगे। अब मैं आपको कुछ पेपर दिखाता हूँ। सबसे पहले अक्षर का पेपर दिखा दो, जिसके आधा नंबर कट देगा, सॉरी अक्षर। जब मैं तेरा पेपर फिर से चेक करा था, मतलब जब दिखाने के लिए, तो मेरे को लगा कि एक जगह तेरा नंबर कटना चाहिए। तो इसके एक 24 नंबर आया है इसके, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। और कुछ बच्चों के पेपर में, आई रिपीट, कुछ बच्चों के पेपर में मैंने आधा नंबर काटा है बाद में, फॉर नॉट मेकिंग फॉर नॉट अंडरलाइनिंग और नॉट मेकिंग फ्लो चार्ट, मैंने कॉमन काट लिया है सबका। देखिए ये मैंने उन्हीं नंबर बच्चों के काटे जिनके 18 19 आया, मतलब एक डिसेंट तरीके का नंबर आया है। अब जिस बच्चे के, जो पहले ही से बच्चा गरीब है, गरीब इन द सेंस उसके आए 8 9 नंबर है, 10 नंबर है, और उसके बाद मैं आधा नंबर और काट लूं, तो मेरे को लगा ये छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो जिसके 15 से ज्यादा आया है, मैंने उसका नंबर प्रेजेंटेशन का काटा है, और जिसके 15 से कम आया है उसके नहीं काटे। तो प्लीज ये बात मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, ठीक है। अब आइए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ एक। सबसे पहले अक्षर का, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेपर हाईएस्ट है, लेकिन इससे अच्छे पेपर भी है। ये देखिए बेटा, पेपर देखना, मैंने इसको क्यों दिया नंबर, इसकी सब कुछ इसने अंडरलाइन किया ठीक जगह पे। उसके बाद इसने जहाँ पे कोई मतलब जहाँ पे जो रीजनिंग देनी थी वो दी है, आइडेंटिफिकेशन ठीक की है। और मैं बताऊंगा इसका आधा नंबर मैं और क्यों काटूंगा, वो बताऊंगा। देखो देखते चलना, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, देखते चलो। जैसे जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यस में उसने अंडरलाइनिंग की है, ये सब चीजें टू द पॉइंट उसने आंसर लिखे। ये कटिंग कर रखी है, जिसका मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा, तो उसका आधा नंबर यहाँ कट। अभी और बताता हूँ कहाँ काटूंगा। फ्लो चार्ट बनाया क्लियर, फिर इसने ये लिखा, ठीक है। देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बेटा, बच्चे ने 2 नंबर के क्वेश्चन में इसने टॉप मैनेजमेंट में पूरा, किसी, मैंने भी नहीं बोला आपको कि टॉप लेवल के वाला जो क्वेश्चन था उसका हेड फ्लो चार्ट बनाइए, इसने फ्लो चार्ट भी बनाया, और इसके बाद इसने उसको डिटेल में भी लिखा, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। मतलब इसने आप लोगों से ज्यादा काम किया, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सही भी किया है। तो यहाँ पे इसने ये किया, देखो यहाँ पे इसने वो नहीं किया, मतलब इसको डिटेल में सर्वाइवल वगैरह नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसका आधा नंबर यहाँ काटा है। टेबल भी नहीं बनाई, इसलिए मैंने काटा है। क्योंकि देखो जो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको लिए तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता ना उसका आधा नंबर भी कटे, तो इसलिए मैं उसको यहीं पे उसका नंबर काट के उसको ठीक करूँ। ओके, अब आ जाओ आगे। हाँ, इसने भी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी मैनेजमेंट की, ठीक है। सॉरी, इसमें तो लिखनी भी नहीं थी, सॉरी सॉरी। ये देखिए इसने लाइंस भी कोड की है, एक्सप्लेन भी किया है, और हेडिंग्स भी लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में से डेफिनेशन लिखी है, सारे अच्छे से किया है, उसके बाद हर पॉइंट के 2 पैराग्राफ बनाए हैं, देख रहे हैं आप। आगे चलते हैं। उसको कंक्लूजन भी देख सकते हैं, इसने लिखी है। अब मैनेजमेंट के क्वेश्चन में इसने हेडिंग लिखी है, पूरे पांचों फ्लो चार्ट, मतलब पांचों को बनाए हैं डब्बे अच्छे से। ये देखिए पॉइंट्स भी सही लिखे हैं। और आगे चलते हैं, लास्टली ये भी ऐसा किया। तो अब क्या हुआ, जब मैं आज इसका पेपर देख रहा था कि मैं आप बच्चों को दिखाऊंगा, तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि भाई ने भी वही गलती की है जो मतलब मैंने बोली। पहले तो इसने अंडरलाइनिंग की है की टर्म्स की, बाद में आके इसको भी लगा के कि सर ठीक है चेक करते हैं, तो बाद में आके इसने भी अंडरलाइनिंग नहीं की, तो इसका आधा नंबर अभी और कट। देखा ये पेपर आपने, अच्छा था। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और पेपर मानवी का, इनके शायद 22 है, 22, तो इनका पेपर देखना। देखो इसका पेपर इसने अंडरलाइनिंग कहीं नहीं की पूरे पेपर में, इसने एक मिनट, हाँ, इसने पूरे पेपर में अंडरलाइनिंग नहीं की, ठीक है। ये देखते रहिए, जैसे यहाँ यस था, इसको अंडरलाइनिंग करना चाहिए था। ये देखो पेपर देखो,
टेबल नहीं बनाई, लेकिन यहाँ बनाई है। इसकी प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है, इंपॉर्टेंस, लाइन्स कोटेड, फिर एक्सप्लेनेशन। लेकिन हाँ, इसने भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं दी, वो एक गलती थी। एक इसने सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था इसमें। आगे चलते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स बनाए, सब कुछ ठीक ठीक है ठीक है। अब एक पेपर दिखाता हूँ सुहाना का, जिनके 23 आए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी सुहाना के पेपर की, ये देखिए। बस वही मैं अंडरलाइनिंग भी कर रखा है सब कुछ जहां जरूरत है। देखिए बाद में शायद इसने भी नहीं किया, देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे नहीं, पहले 2-3 क्वेश्चन में कर दिया, फिर इन्होंने भी गायब कर दिया, चलो छोड़ो, क्या यहाँ सर क्या चेक करेंगे। देखो टेबल नहीं बनाई यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन्होंने नहीं मेंशन किया था, इसलिए इनका नंबर कट गया था यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे भी टेबल नहीं बनाई, बट सही लाइन कोट की है इन्होंने। और इन्होंने ये देखो आगे प्रोफेशनल वाला पूरा अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया है। कंटेंट थोड़ा लेस था इनके क्वेश्चन में, पेपर में, मैंने उसके नंबर काटे इनके। देखो अब फिर इन्होंने अंडरलाइनिंग छोड़ दी, बट हाँ ओवरऑल प्रेजेंटेशन मेरे को उसके पेपर से बेटर लगी। ठीक है, तो ये दो पेपर देखिए, मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। आपको कंटेंट पे भी फोकस करना है, और आपको उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर आप चाहते हो कुछ 1-2-4 मिनट ले लेते। अगर आप चाहते हो कुछ बच्चों को कुछ पूछना है अपने पेपर में से कि क्या है क्या नहीं है, तो पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर हम इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं एंड विल स्टार्ट विद टेक्निक ऑफ वो जो हमारी क्लास टेक्निक बची थी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वो शुरू करते हैं। अगर कुछ बच्चा कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब बहुत जल्दी आपका प्रिंसिपल्स का भी टेस्ट आने वाला है, तो प्लीज प्रिंसिपल्स का टेस्ट को पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आप फॉलो करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो करिए। प्लस एक और चीज का ध्यान रखिए कि जो होमवर्क है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप अभी से अगर होमवर्क करोगे ना, अच्छे से करोगे, तो आपकी स्पीड भी डेवलप होगी, प्लस आपकी प्रेजेंटेशन भी बनेगी। तो प्लीज होमवर्क को भी वैसे ही करने की कोशिश किया करिए जिस तरीके से आप पेपर में लिख के आओ। क्लियर हो गया? चले तो आइए, अब हम नहीं पूछना किसी को कुछ, ठीक है। आप लोगों के पास पेपर है, अगर आप देखना घर पे आराम से पेपर को देखना। अगर आपको कुछ लगे कि हाँ सर मेरे को पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम टेक्निक शुरू करते हैं। So, हाँ जी बेटा। so